हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस सिंह में। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो वर्तनी शुद्धि की रहेगी, जो कि लेक्चर 1 रहेगा हमारा। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, लेखपाल के लिए स्पेशल बनाई गई और यूपीपी के लिए भी उपयोगी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्तनी शुद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वर्तनी शुद्धि। अगर हम इसकी बात करें वर्तनी शुद्धि की, तो इसको हम अगर देखें, इसको और क्या क्या कह सकते हैं, तो इसको हम उर्दू में इसको हम हिज्जे भी कहते हैं। हिज्जे, उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में इसको हिज्जे कहते हैं। अगर हम यहां बात करें वर्तनी के एक और नाम की, तो इसको हम अक्षरी भी कहते हैं। अक्षरी, अक्षरी, ये हो गया। तो हमारा अगर हम वर्तनी शुद्धि या वर्तनी को हम देखें और किस किस नाम से जानते हैं, तो एक हिज्जे होता है, एक अक्षरी। हिज्जे जो है उर्दू में बोलते हैं और अक्षरी भी हिंदी में ही बोला जाता है उसको। अगर हम वर्तनी शुद्धि, वर्तनी की अगर हम परिभाषा देखें, वर्तनी शुद्धि हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमको जरूरी होगी कि वर्तनी की परिभाषा क्या होती है। तो जो यहां पर वर्तनी की परिभाषा निकल के आती है हमारी, लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा कि लिखने की जो रीति होती है उसको हम वर्तनी कहते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा। अगर हम वर्तनी बात देखें कि हमारी वर्तनी शुद्धि कहां से आई है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार जो है हमारी, भारत सरकार ने 1961 में एक टीम गठन की है। मतलब 1961 में एक जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, मतलब हिंदी के जो विषय विशेषज्ञ हैं, इनकी एक टीम गठित करती है हमारी भारत सरकार। जो ये टीम गठित करती है विषय विशेषज्ञों की, विषय विशेषज्ञ, इनकी एक टीम गठित करती है। और ये जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं हिंदी के, इन्होंने क्या किया, 1962 ईस्वी में कुछ प्रावधान दिए, हिंदी के कुछ प्रावधान दिए। ये जो प्रावधान होते हैं हमारे, ये जो प्रावधान दिए थे, इनकी कुछ सिफारिशें भी हुई। जो ये प्रावधान दिए, इनकी कुछ सिफारिश हुई। सिफारिश मतलब कि ये होना चाहिए, सिफारिशें थी। जो इनकी सिफारिशें थी, जो ये प्रावधान दिए और जो उस प्रावधान की सिफारिशें थी, उसी की वजह से हमारी जो हिंदी होती है, वर्तनी होती है, इसमें क्या हुआ, कुछ बदलाव के नियम आए। जो नियम होते हैं उन्हीं को हमको जानना है कि वर्तनी शुद्धि के क्या क्या नियम होते हैं, उनको कैसे कैसे उपयोग करते हैं अपनी भाषा में। वर्तनी जो शुद्धि संबंधी प्रथम नियम, उसकी हम बात करते हैं। तो नियम हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते सबसे पहले नियम। अगर हम नियम की बात करें, और जो हमारा पहला नियम होगा, पहला नियम हमारा ये होगा कि हिंदी में जब भी कभी संज्ञा पद के साथ भी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उसको हम अलग अलग लिख के प्रयोग करेंगे। हम उसको हम कैसे लिखते हैं, नियम पहले लिख लेते हैं कि हिंदी में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा पद से अलग करके लिखा जाए। अलग लिखा जाए, लिख सकते हैं, अलग लिखा जाए। इसमें क्या होगा, जब भी कभी इसकी बात आएगी, संज्ञा पद की बात आएगी, तो इसमें क्या होगा, विभक्ति चिन्ह कभी जुड़ का प्रयोग नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, संज्ञा अलग लिखी जाएगी और विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल में हम कैसे देखते हैं, यहां मान लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि आप देखते होंगे बहुत सारा कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे क्या है, राम ने। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा संज्ञा पद है राम, और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। तो ने हम राम से अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विभक्ति चिन्ह और जो हमारा संज्ञा है, ये दोनों को अलग। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम इसको हम कह सकते हैं भीम से, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, भीम से गदा नहीं उठाया गया, फिर कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, भीम से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं संज्ञा पद हमारा क्या है, भीम, और से हमारा क्या होगा, विभक्ति चिन्ह हो गया। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सीता ने, या सीता द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं, सीता ने या सीता का। यहाँ पे हम अलग अलग विभक्ति चिन्ह ले रहे हैं ताकि एक जैसा ना हो जाए। यहाँ पे ने लिया था तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सीता का ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह अलग लिखा हुआ है और संज्ञा पद अलग लिखा हुआ है। अगर हम वही बात करें, दूसरा नियम जो हमारा है, दूसरा नियम जो हिंदी का वर्तनी शुद्धि का है, दूसरा नियम ये है कि हिंदी में जब भी हम कभी भी जब हिंदी में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, जब इनका प्रयोग हम सर्वनाम के साथ में करते हैं, हिंदी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग
प्रयोग सर्वनाम के साथ में, सर्वनाम के साथ के साथ जोड़कर करते हैं, जोड़कर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक आसानी से पता चल रहा नियम हमारा पहला क्या था और दूसरा क्या है। पहला नियम हमारा क्या है, ये है कि जब भी हम संज्ञा पदों को लिखेंगे और विभक्ति चिन्ह के साथ में तो क्या होगा, दोनों अलग अलग लिखा जाएंगे। लेकिन जब भी कभी हिंदी में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग सर्वनाम के साथ में होगा तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग लिखे, मतलब एक ही साथ जोड़ के लिखे जाएंगे। मतलब क्या होगा, सर्वनाम के साथ में हम जोड़ के लिखेंगे किसको, इस विभक्ति चिन्ह को। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका, उसका। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं का क्या है, हमारा विभक्ति चिन्ह है, लेकिन उस क्या है, उस मतलब उसका उस मतलब होता है कि सर्वनाम किसी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, का लगा दिया हमने, तो यहाँ पे हो गया हमारा सर्वनाम और यहाँ पे हो गया क्या, विभक्ति चिन्ह, दोनों हमारा जोड़ के प्रयोग होगा। अगर हम उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लें, अगर हम लिखें उसकी, 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 यहाँ पे क्या है, संबंध विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, संबंध मतलब यहाँ पे क्या, उसकी, और यहाँ पे क्या है, उस लगा है, तो यहाँ क्या होगा, उस हमारा क्या होगा, सर्वनाम हो गया। लेकिन हम इसकी बात करें विभक्ति चिन्ह की, तो इसमें क्या हो रहा, जुड़ के प्रयोग हो रहा, मेरा जुड़ के प्रयोग हो रहा है इसके साथ में। हम अगले नियम की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा नियम है उसको हम देखते हैं। तो वो नियम हमारा क्या कह रहा है, तो उसको देखिए। दो हमारे विभक्ति चिन्ह प्रयोग होंगे तो उसमें क्या होता है, पहले को हम साथ में जोड़कर लिखते हैं, लेकिन जो दूसरा विभक्ति चिन्ह होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग करके लिखते हैं, किससे, सर्वनाम से अलग करके लिखते हैं। तो इसको नियम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसको नियम क्या है कि सर्वनाम, यदि सर्वनाम के साथ में, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो, दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो तो पहले को साथ में जोड़ देते हैं, पहले को जोड़कर तथा दूसरे को अलग लिखते हैं, अलग लिखते हैं। अब ये कैसे होगा कि मतलब इसमें क्या होगा कि सर्वनाम के साथ में अगर दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, पहले को हम साथ में जोड़ के लिखेंगे, किसके, सर्वनाम के साथ में, और दूसरे को क्या हम अलग करके लिखेंगे। एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे होगा एग्जांपल हमारा। तो पहले एग्जांपल हम लेते हैं उसके द्वारा, उसके द्वारा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। पहला तो हमारा के हो गया विभक्ति चिन्ह, दूसरा हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया क्या, द्वारा। और यहाँ पे क्या है, हमारा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है उस, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ में हमने के को जोड़कर लिख दिया, लेकिन द्वारा को हमने क्या किया, अलग करके लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे क्या, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी की तरह, या फिर यही एक एग्जांपल रहने देते हैं, इसके आगे इत्यादि आप करके लिख सकते हैं। अगला जो एग्जांपल है, अगला जो नियम हमारा चौथा नियम क्या है कि यदि सर्वनाम के साथ में जब भी कभी सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के बीच में अगर कोई निपात शब्द आता है तो क्या करते हैं, सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह को अलग अलग लिखते हैं, सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह को अलग लिखते हैं और बीच में क्या होता है, निपात लिख देते हैं। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, नियम। तो अगला नियम हमारा यह चौथा नंबर नियम कि सर्वनाम, यदि सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के साथ निपात आता है तो सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के बीच में विभक्ति चिन्ह के बीच निपात को लिखते हैं, निपात को लिखते हैं। ये कैसे होगा हमारा कि जब भी कभी हमारे विभक्ति चिन्ह और निपात एक साथ में आ जाए सर्वनाम के साथ में तो क्या करना होगा, उसको हमें सर्वनाम में, जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं सर्वनाम के साथ में, जैसे होता है आप ही के लिए। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो हमारा आप हो गया, ये आप शब्द क्या हो गया, आप शब्द हमारा सर्वनाम हो गया। लेकिन वहां पे हम ही देखें, ही क्या है, ही हो गया हमारा निपात। अगर हम यहाँ पे ही देख रहे हैं तो ही निपात है, और तीसरा जो हमारा शब्द दिया गया है के लिए, तो यहाँ पे के लिए हमारा क्या होगा, विभक्ति चिन्ह हो गया। ये जो हमारा विभक्ति चिन्ह है इसको हम लिख सकते हैं विभक्ति चिन्ह,
और यहाँ पे क्या है, हमारा जो निपात है उसको हम लिख सकते हैं निपात है, ये निपात हो गया हमारा, और जो है हमारा ये है, ये हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साहब नियम के अनुसार यहाँ काम हो रहा। तो यहाँ पे क्या है, विभक्ति चिन्ह के साथ में निपात आता है, तो क्या करते हैं सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के बीच में निपात को लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, मतलब आपकी बार क्या हो रहा है, सर्वनाम के साथ में जोड़ कर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जोड़ के अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। क्या बीच में निपात हो गया और इस साइड में हमारा क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया, और इस साइड में हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। जो पांचवा नियम, वो नियम हमारा क्या कह रहा कि संयुक्त क्रियाएं सभी अलग अलग लिखी जाए। मतलब जब भी कभी संयुक्त क्रिया एक साथ होगी तो उसको हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, कभी दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। तो इसमें संयुक्त क्रिया कैसे हम करेंगे, जैसे मान लीजिए एक काम ये हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, संयुक्त क्रिया कर रहा है। पहली बात तो पढ़ रहा, दूसरी बात वो लिख भी रहा, दोनों एक काम साथ में ही कर रहा। तो इसमें कैसे होगा, ये संयुक्त क्रिया हो गई, दोनों क्रिया के साथ हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त क्रियाएं सभी अलग अलग लिखी जाए, तो नियम के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है। अगला जो हमारा नियम है वो यहाँ पे क्या है, कुछ अव्यय पदों को सदैव अलग अलग लिखा जाता है। मतलब क्या होता है, जब भी कभी अव्यय पद होते हैं उनको क्या किया जाता है, जब कभी अव्यय पद आता है तो उसको क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग लिखा है। इसमें कुछ अव्यय पद दिए गए हैं यहाँ पे, कैसे, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कौन कौन से अव्यय पद है। जैसे कि यहाँ पे तक दिया गया है, साथ दिया गया है, ही दिया गया है, भी दिया गया है, तब है, जब है, से। जब भी कभी ये सब आएंगे तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, कभी उनके साथ में नहीं लिखा जाएगा। अब अगला जो नियम हमारे यहाँ पे ये है कि समस्त पदों के साथ में अव्यय को जोड़कर लिखा जाता है। जब भी कभी समस्त पद आते हैं तो उनके साथ में क्या होता है, हम अव्यय को जोड़कर लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि यथा संभव लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करें, दोनों को जोड़कर लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया इसी प्रकार से यथा समय, ये इसमें भी देखिए दोनों को जोड़कर लिखा गया साथ में ही। इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिदिन दिया गया है, इसी प्रकार से प्रतिमास दिया गया, इस प्रकार से और एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका जो अगला नियम है वर्तनी शुद्धि का, उसको हम देखते हैं। जो हमारा आठवां नियम है वो नियम हमारा क्या कह रहा, नियम आठवां हमारा क्या है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कभी खड़ी पाई की बात करते हैं तो खड़ी पाई हमारी ये होती है, जब भी ये होती है हमारी खड़ी पाई, और ये होती है हमारी शिरोरेखा, इसको हम कहते हैं शिरोरेखा। ये होती है शिरोरेखा, सॉरी, ये होती है हमारी शिरोरेखा, शिरोरेखा, और ये होती है हमारी खड़ी पाई, खड़ी पाई। और जो यहां पे होता है हमारा रेफ होता है, रेफ, ये होता है रेफ, ये होती है शिरोरेखा और ये होती है खड़ी पाई। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कभी खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप करते हैं तो इसमें क्या होता है, खड़ी पाई को हटा कर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले इसको आप नोट के तौर पर लिख लीजिए कि 22 व्यंजन हमारे जो होते हैं हिंदी में, 22 व्यंजन खड़ी पाई के होते हैं, खड़ी पाई के होते हैं। तो हमारे खड़ी पाई के होते हैं कितने, 22। अब इसकी हम बात करते हैं कैसे होते हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने लिया खा, ये हो गया हमारा खड़ी पाई का। देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी पाई लगी है, यहाँ पे है, यहाँ पे गा लिखा है, यहाँ पे भी खड़ी पाई है, जा लिखा है, यहाँ पे भी खड़ी पाई है, ता यहाँ पे भी। इस प्रकार से 22 वर्ण होते हैं जो हमारे खड़ी पाई के होते हैं। 22 वर्ण जो होते हैं खड़ी पाई के होते हैं, 22 वर्ण खड़ी पाई के होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, खा है, तो इसको हम क्या करेंगे, खड़ी पाई को हटा कर लिखेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, खा को ऐसे लिखते हैं, आधे खा को। जब हम गा लिखते हैं तो आधा का ऐसे लिखते हैं, जा लिखते हैं तो आधा जा ऐसे हो गया, ता लिखते हैं तो आधा ता हो गया, भा लिखते हैं तो आधा भा ऐसे हो गया। इसके एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमने खड़ी पाई का एक वर्ण हटा लिया एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए हमने कोई भी, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, प्यास ले लेते हैं। मान लीजिए प्यास, यहाँ पे हो गया प्यास, ये हो गया प्यास। हम देख रहे हैं यहाँ पे पा जो हमारी खड़ी पाई का वर्ण है, पा हमारी खड़ी पाई का वर्ण है। इसमें से हमने क्या किया, इस पाई को हटा दिया ऐसे। जब इस पाई को हमने हटा दिया तो ये हो गया हमारे पास आधा वर्ण, तो ये हो गया प्यास। उसी प्रकार से और आप ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं तीसरा, कोई भी आप इस प्रकार से और सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको आप देख लेंगे बाद में। और दूसरा अगला जो नियम हमारे पास क्या है, नियम हमारे पास ये है कि का फा का संयुक्त रूप इस प्रकार लिखा जाए। मतलब इसका हम संयुक्त रूप कैसे लिखते हैं, तो हम अगर संयुक्त रूप की बात करें तो हम इसको क्या करेंगे, आधा कर देते हैं। इसको आधा कर लिखना है तो हम आधा कर देते हैं। फा को लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं फा। इसमें क्या होता है, दो ही वर्ण ऐसे होते हैं हमारे पूरे वर्णमाला में, दो ही वर्ण ऐसे हैं जो हमारे इस टाइप के होते हैं, जिनको हम जो हमारी खड़ी पाई को पार करके लांग कर चले जाते हैं इस साइड में। तो इसमें क्या होता है, आधा का लिखते हैं और आधा फा लिखते हैं। जैसे हमको मान लीजिए लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने आधा का लिखा हुआ है और इसके बाद में हमारे क्या है, ता है। तो इसमें क्या हुआ, आधा का को हम क्या किए, आधा काट दिए। यहाँ से आधा का जो यहाँ पे ऐसा लगता है, इसको हमने क्या किया, ऐसे आधा काट दिया। आधा काटने के बाद हमारा क्या हो गया, आधा का बचा। तो आधा का इसको हम ऐसे प्रयोग कर लिए। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ पे गुफ्तगू। मान लीजिए हमने इसे लिया गुफ्तगू की। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा फा हम देख रहे हैं कैसे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे आधा फा मतलब क्या हुआ, खड़ी पाई को लांग कर इस टाइप किया, तो क्या किया, उसका आधा काट दिया, इतना हमने काट दिया।
क्या हो गया यहाँ पे गुफ्तगू। अगला जो नियम उसको हम देखते हैं, वो हमारा अगला नियम कैसा है, जो हमारा अगला नियम क्या कह सकते हैं, 8वें नियम में ये जो है उसको हम देखते हैं। नियम पे हम बढ़ते हैं, जो हमारा आज का लास्ट नियम होगा, जो हमारा नियम है ये हमारा ये है कि जो हमारे गोल वर्ड होते हैं, मतलब जितने वर्णमाला में जो गोल वर्ड होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, इनके हलंत लगा के लिखते हैं। गोल वर्ड में मतलब जैसे हम ले लेते हैं अंगा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, टा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, अड़ा हो गया, हा हो गया, दा हो गया। इस प्रकार से जितने भी संयुक्त मतलब जितने भी हमारे गोल वर्ड होते हैं इनको क्या होगा संयुक्त रूप जब भी हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, हलंत लगा के लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसे अंगा लिखा है तो इसको हम हलंत लगा देंगे, डा लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, हलंत लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ढा लिखा हुआ है तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे। ये हो गया हमारा कैसे, इसको हम हलंत लगा के लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा ऐसे लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या होगा, डा के नीचे हलंत लगा दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा बुढ़ा, बुढ़ा, बुढ़ा लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने हलंत लगा दिया, इसके नीचे क्या होगा, हलंत लगा दिया, गोल वर्ण के नीचे हलंत लगा दिया और उसके साथ में संयुक्त रूप में प्रयोग कर लिया, ये हो गया बुड्ढा। इस प्रकार से और सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। क्या होगा इसमें, गोल वर्ण में क्या होगा, आप हलंत लगा के दूसरे वर्ण को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास नियम है, जो रा से संबंधित नियम है, इसको हम कैसे करेंगे। जो हमारा रा से होता है इसको इस प्रकार लिखा जाए। रा हमारे 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला तो हमारा प्रकार होता है पदेन रा के रूप में होता है, दूसरा हमारा होता है रेफ के रूप में, और तीसरा होता है हमारा स्वतंत्र रूप में जो प्रयोग किया जाता है। तीसरा टाइप होता है स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। पहले जो हम पदेन रा की बात करते हैं वो हमारा कैसे होता है, तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जो पदेन रा होता है वो पूरा रा होता है, पूरा रा होता है, पूरा रा होता है, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ये पूरा होता है, एक शॉर्टकट में लिखते हैं कि ये पूरा होता है। और रेफ की बात करें तो ये आधा होता है, ये आधा होता है, आधा होता है। और जो हमारा स्वतंत्र रूप होता है, ये भी जब भी आप कभी भी देखेंगे इस रा को तो स्वतंत्र रूप ये भी पूरा होता है, पूरा होता है। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाता है कैसे ये पूरा होता है और कैसे ये आधा होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे पूरा होता है। पूरा कैसे होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं पदेन रा के रूप में, इसको हम लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आपको बताया था इसके पहले, ट्रक, ट्रक बताया था हमने, ट्रक। यहाँ पे ट्रक लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसका संधिविच्छेद करते हैं। जब आपको वर्णमाला, जब शब्दकोश आपको पढ़ाया जाता है और शब्दकोश में आप जाएंगे तो इसमें कैसे होता है, यहाँ पे हम लेते हैं आधा टा प्लस पूरा रा प्लस का प्लस आ, ये हो गया हमारा क्या, पूरा हो गया। ये हमारा शब्दकोश के अनुसार ये हमने डिवाइड कर दिया उसको कि हमारे शब्दकोश के हिसाब से कैसे आएगा। अगर हम इसको अलग और अलग करना चाहें तो यहाँ पे हलंत लगा के यहाँ पे आ भी लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा रा मिल रहा है, और जब इस पूरे रा को लाके हम इस आधे वर्ण में जोड़ते हैं गोल वर्ण में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा रा हमारा इस टाइप से प्रयोग होता है। और जब ये इस टाइप से प्रयोग होता है तो ये आके इसमें जुड़ जाता है, हमारा क्या हो जाता है, ट्रक। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल, हमारा उसमें देते हैं पूरा वर्ण कैसे होता है, ये हो गया ट्रक। अगला एग्जांपल हमारे पास रेफ, रेफ के रूप में आधा प्रयोग होता है। वो कैसे प्रयोग होता है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल लिखा है आपके पास सर्प, ये लिखा है सर्प। अब यहाँ पे क्या है, सर्प लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, शा हो गया प्लस आधा रा हो गया प्लस पा हो गया, ये हो गया सर्प। तो ये आधा जो वर्ण होगा ये क्या होगा, ऊपर जाके जुड़ जाएगा आधा। आधा जब भी कभी रा होता है ये हमेशा ऊपर रेफ के तौर पे जुड़ता है। हम इसके पहले आपको बताएं अभी कि रेफ के तौर पे ऊपर जुड़ता है, ये हो गया सर्प। अगला हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से होता है ये पूरा होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे सामने लिखा है पूरा, यहाँ पे लिखा हुआ पूरा लिख लेते हैं। मान लीजिए पूरा ही हम ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा, हमें स्वतंत्र रूप से हमको दिख गया यहाँ पे क्या, रा। रा जो हमारा स्वतंत्र रूप से होता है, जो हमारा स्वतंत्र रूप से पूरा होता है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पूरा दिख गया। एक एग्जांपल में मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया पूरा, तो यहाँ पे क्या होगा, रा आपको दिख रहा है स्वतंत्र रूप से, इसमें आधा दिख रहा होगा, इसमें भी पूरा होता है। कैसे होता है इसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये होता कैसे है। जैसे आप इसको उच्चारण भी करेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रक, ट्रक। तो इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पे पूरा रहा है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, जो हमारा लेक्चर 1 है आज हमारा यहीं समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।